चलो देखिए, आज का टॉपिक है हम लोग का इरेशनल नंबर। इरेशनल, देखो इरेशनल नंबर शुरू करने से पहले हम लोग को रेशनल नंबर के बारे में एक चीज सिर्फ जान लेना है, ठीक ना। रेशनल नंबर के बारे में सिर्फ एक चीज के बारे में पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर चाहे तो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर चाहे तो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग बोल दो या रेकरिंग बोल दो, रिपीटिंग बोल दो या रेकरिंग बोल दो, बात बराबर है, तो हम रिपीटिंग ही बोले, हमको अच्छा लगता है ये बोलना, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल दो। डेसिमल, डेसी, समझना बात को। तो रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है कि ये चाहे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। जैसे अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या बताया था मैंने कि आर जो है 0 होगा और जो कोसेंट होगा वो सपोज दैट डेसिमल लगाने के बाद जो आगे डिजिट लिखेंगे, डेसिमल लगाने के बाद जो डिजिट लिखेंगे इसके बाद जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट नॉन टर्मिनेटिंग क्या था कि आर बराबर तो 0 नहीं था, 0 की जगह पे कुछ भी हो रहा था, और जो इसका क्वोशिएंट था वो डेसिमल के बाद ना तो रिपीट कर रहा था, ना तो रिपीट कर रहा था और ना तो टर्मिनेट हो रहा था, ना तो रिपीट कर रहा था ना तो, देख रहे हो, सॉरी उल्टा बोल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया, देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का मतलब यही ना समझाए थे कि आर बराबर 0 तो नहीं होगा और इसका जो कोसेंट होगा वो डेसिमल के बाद चाहे तो कुछ डिजिट तक नहीं रिपीट हो और कुछ डिजिट के बाद वो शायद सपोज दैट इसमें 4 जो है वो रिपीट होना चालू हो जाए, चाहे तो इस प्रकार से होता था, नहीं तो ऐसे होता था 5.25, चाहे तो 2 डिजिट साथ में रिपीट कर जाते थे, नहीं तो ऐसे हो जाता था, ऐसे भी तो रिपीट करते थे। तो इन सबको क्या बोल देते थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इन सबको क्या बोल दिया जाता था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक, पक्का यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है इरेशनल नंबर, हम लोग उसको शुरू करते हैं, ठीक ना। ध्यान देना, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत आसान भी है, ये बहुत अच्छा टॉपिक भी है, इरेशनल नंबर बहुत अच्छा टॉपिक भी है और बहुत आसान टॉपिक भी है, ठीक ना, ध्यान देना। अच्छा, इस टॉपिक इस नंबर का जिक्र मैंने पहले किया था, बताना तो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल का जिक्र किया था कभी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल का। अच्छा, जैसे इधर ध्यान देना, जैसे मैं यहाँ से इसका तो डायरेक्ट एग्जांपल लिखना चाहूंगा, जैसे कि मैं नंबर लिख रहा हूँ 2.10 1 0 फिर 1 पे 0 फिर 1 पे 4 0 फिर 1 पे 5 0 एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ते रहे। तो जरा इसमें ध्यान देना, तो जो भी ये नंबर है क्या वो डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है, कहीं पर भी देखना तो, डेसिमल के बाद 1 आ रहा है समझ में आ रहा है, डेसिमल के बाद फिर 0 आ रहा है समझ में आ रहा है, डेसिमल के बाद फिर 1 आ रहा है, लग रहा है कि ये 1 आगे रिपीट होगा, बट ऐसा हुआ नहीं, 1 के बाद क्या आ गया, डबल जीरो। तो ये नंबर देखो तो बाबू कहीं पर भी लग रहा है, देखो आगे ये सो ऑन लगा दी, ये सो ऑन का मतलब क्या हो रहा है कि ऐसे ये आगे बढ़ते जाएगा, ऐसे ये आगे, ऐसे ये आगे क्या होते जाएगा, क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ऐसे ही आगे क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, यानी ये ना तो कभी टर्मिनेट करेगा, यानी इसका रिमाइंडर कभी भी 0 के बराबर नहीं आने वाला है, और ना ये इसमें से कोई भी नंबर कभी भी रिपीट करने वाला है, कोई भी नंबर ना कभी भी क्या करने वाला है, रिपीट करने वाला है। इस तरीके के नंबर को तो
हम लोग इतने बड़े भाषा में यही बोलेंगे ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। बट एक बार में बोलना चाहें तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग। तो एक एग्जाम इसका डेफिनेशन लिख दूं अच्छा से। देखो डेफिनेशन कुछ खास नहीं है बट मैं फिर भी लिख दूंगा। देखो, नंबर which can neither be expressed as terminating decimal nor as repeating decimal। देखो अच्छा जरा एक बात बताओ, यहाँ पर ये दो पॉइंट को जरा देखना तो ढंग से, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग। ये क्या बोल रहा है ना इसका डेफिनेशन कि वैसे नंबर ऐसा नंबर क्या, ऐसा नंबर जिसको हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते यानी शो नहीं कर सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल में और रिपीटिंग डेसिमल में। तो जिसको टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल में नहीं शो कर पाएंगे तो उसको इसी डेसिमल में ना शो कर पाएंगे। और इस डेसिमल का नाम क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं शो कर पाएंगे, खुद सेंस लगाओ, जिसको हम लोग टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे तो वो नॉन टर्मिनेट हो जाएगा, और जो रिपीट नहीं हो पाएगा वो नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। तो जो ना टर्मिनेट कर पाए ना रिपीट हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, irrational number। The number which can neither be expressed as terminating decimal nor as repeating decimal, the number is called irrational number। यहाँ पर p by q का कोई खेल नहीं होता है, यहाँ पर p by q का कोई खेल नहीं होता है। जहां पर भी हमको इस फॉर्म में नंबर दिखेगा, जहां पर भी हम लोग को इस फॉर्म में नंबर दिखेगा उसको हम लोग कौन सा नंबर बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या फिर इरेशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर। बोलो क्लियर है, क्लियर है ना। अब मैं इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे बाद होगा ये ना कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इरेशनल नंबर का, ठीक ना। क्या दे रहा हूँ, एग्जांपल ऑफ इरेशनल, क्या है टॉपिक का नाम, इरेशनल नंबर। इसमें पहला टाइप दे, टाइप 1 पे ध्यान देना। टाइप 1 अभी मैंने जस्ट पीछे एग्जांपल दे दिया, टाइप 1 का अभी मैंने जस्ट पीछे ही एग्जांपल दे दिया। देखना कैसे, जो भी नंबर देखो इस फॉर्म में दिखे, इस फॉर्म में कोई भी नंबर दिखे, आगे ये 5 जीरो हो जाएगा, ठीक ना, ऐसे एंड सो ऑन। इस फॉर्म में कोई भी नंबर दिखे, या फिर एक एग्जांपल और ले लो, डेसिमल की इधर कुछ भी रह सकता है। जैसे यहाँ पे पॉइंट जीरो से ना शुरू किए हैं, सॉरी 0 पॉइंट से ना शुरू किए, देखो इधर से हम 5 6 7 2 पॉइंट और फिर आगे लिख देते हैं ऐसे, ये मैटर नहीं करता है, ठीक ना। डेसिमल की इधर क्या है, डेसिमल के लेफ्ट साइड क्या है, डेसिमल के लेफ्ट साइड क्या है, उससे मैटर नहीं करता। डेसिमल के राइट साइड चेक करना होता है, डेसिमल की किस साइड चेक करना होता है, राइट साइड। देखना तो ध्यान देना, तो इधर क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लग रहा है ना, ये तो ना टर्मिनेट करेगा, ये कौन सा लग रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग लग रहा है ना। टर्मिनेट रहता तो डेसिमल के एक या दो या चलो मैक्सिमम 5 से 6 डिजिट के बाद वो जाके स्टॉप हो जाता, उसके आगे वो बढ़ता नहीं। बट ये देख लो आगे ये डॉट डॉट लगा दिया, इसका मतलब ये बढ़ते जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, यानी ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अच्छा कहीं पर भी कोई भी ऐसा नंबर दिख रहा है जो रिपीट हो रहा है, कहीं पर दिख रहा है तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जो नॉन टर्मिनेट होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, इरेशनल नंबर। उनको क्या बोल देते हैं, इरेशनल नंबर। बोलो क्लियर हो गया ना। ये टाइप 1 था, ये एग्जांपल किसका था,
ये जरूरी नहीं कि बीच में जीरो रहेगा, बीच में कुछ भी रह सकता है। जैसे एक एग्जांपल और देना चाहूँ, 52.964964646464649 ऐसे सो ऑन, ठीक ना। तो देख लो, किसी भी फॉर्म में हो, बस टर्मिनेट नहीं करना चाहिए और रिपीट नहीं करना चाहिए, तो उसको किस कैटेगरी में डाल देंगे? इरेशनल नंबर। किस कैटेगरी में डाल देंगे? इरेशनल नंबर। अगर जो पढ़ रहे हैं वो टाइप 2 पढ़ेंगे, एग्जांपल ऑफ टाइप रेशनल नंबर टाइप 2। एक टाइप तो वो देख ली कि अगर ऐसा नंबर मिले तो इनको क्या बोल देंगे? इरेशनल नंबर। ऐसा नंबर मिल जाए जो ना तो टर्मिनेट करेगा ना तो रिपीट करेगा, तो उसको क्या बोल देंगे? इरेशनल नंबर। टाइप 1 इजी था, बहुत इजी था। आगे देखना टाइप 2। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर सुने हो? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे परफेक्ट स्क्वायर का मैं एग्जांपल दूं, √4, √9 और √16, √25। बताओ तो ये कितना का स्क्वायर रूट है? 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का। और एग्जांपल देना चाहूँ तो 625, ये किसका है? तो 25 का। और एग्जांपल देना चाहूँ तो 121, ये कितना का है? 11 का। तो देख रहे हो, ये जिस भी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है, जिस भी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है, उसको हम लोग इजी एक रेशनल नंबर में लिख दे रहे हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। सबके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? इन सब के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। अच्छा ये बताओ तो, ये सारा हमको पी वाई क्यू के फॉर्म में दिख रहा है, यानी हम √4 को ऐसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे, √9 को ऐसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्म करके, √16 को भी, √25 को भी, √625 को भी, और रूट, ये सारे कौन से रूट है? स्क्वायर रूट है। ये सारे कौन से रूट है? तो इनको क्या हम पी वाई क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं? अच्छा, नंबर पे देखो, यहाँ पे जो भी नंबर थे, यहाँ पे जो भी नंबर थे वो कैसे थे? परफेक्ट स्क्वायर। तो नंबर ऐसे भी तो हो सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नंबर ऐसे भी तो हो सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऐसे भी तो हो सकते हैं ना कि जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते? देखना, जैसे √2, √3। अब √4 यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर समझ में आता है क्या होता है और नॉट परफेक्ट स्क्वायर? एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, देख लेना सब लोग। प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया था ना, तो देखो ये कौन सा रूट है? ये कौन सा रूट है? स्क्वायर रूट। ये कौन सा रूट है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब याद रखना दो, स्क्वायर रूट का मतलब याद रखना दो। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो ऐसे लिख दो, 4 का प्राइम फैक्टर करो। प्राइम फैक्टर सिखाया था ना कि ऐसे छोटे छोटे खंड में तोड़ना जिसमें सारे डिजिट के सारे नंबर कौन से हो? प्राइम नंबर हो। तो देखो, तो इसको 2 × 2 लिख सकते हैं। और ये कौन सा रूट है? कौन सा रूट है? स्क्वायर ना। ये कौन सा रूट है? स्क्वायर रूट। तो और बताया कि स्क्वायर मतलब दो, याद रखो स्क्वायर मतलब क्या, याद रखो। तो जब भी स्क्वायर रूट मिले, जब भी स्क्वायर रूट मिले, जब भी स्क्वायर रूट मिले ना, और उसके अंदर दो अगर सेम चीज कॉमन निकल रहा है ना, तो इसका आंसर पता है? ऐसे 1 एक लिखा जाएगा बाहर। तो अंदर देखो, तो 2 हमको कॉमन मिल रहा है ना, तो एक वो बाहर निकल कर ये आंसर दे देंगे। समझ में आया ना? जैसे 121 था, ठीक ना, तो इसका पता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 11 × 11। और ये कौन सा रूट है? स्क्वायर है कि क्यूब है? स्क्वायर है। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो स्क्वायर है। तो स्क्वायर है, तो इसको जब मैंने गुणनखंड किया, इसका जब मैंने प्राइम फैक्टराइज किया, तो देखा ना कि अंदर 2 11 कॉमन मिल गए। तो 2 11 कॉमन मिल गए ना, तो इसको एक 11 लिखकर फाइनल आंसर दे देंगे, यानी √121 किसका था? 11 का। जैसे मैंने 625 लिखा, जैसे मैंने 625 लिखा, तो जब इसको मैंने तोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो इसमें 4 बार 5 आ गया। 4 बार क्या आ गया? 5 आ गया। अब जरा ध्यान देना, मेरे को 2 का पेयर मिल गया, मेरे को बस 2 का पेयर निकालना था, तो यहाँ पर 2 का पेयर मिल गया 5 का, तो इस 2 के बदले एक 5 लिखेंगे, बट अंदर और कुछ बच गया, बच गया ना। अच्छा, तो इसका भी बनाकर निकाल देंगे। तो देखो, तो 5 × 5 क्या हो गया? 20।
यानी रूट 65 किसका था? 25 का। तो अच्छा एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे रूट एट नहीं लो, अ, जैसे 900 का लेते हैं, कितना का? 900 का। तो जरा 900 का फैक्टोराइज करो, 900 को क्या करो? फैक्टोराइज करो। तो कितना बार में? 2 से पहले काट ले। ऐसे नहीं तोड़ते हैं, ऐसे बच्चे करते हैं। ऐसे कौन करते हैं? बच्चे करते हैं। हम लोग देखो कैसे करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। देखो, क्या 900 को ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 100? अच्छा, 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 10। अच्छा, फिर बताना तो इस 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 ही लिख रहेगा। 10 को क्या लिख सकते हैं? और इस 10 को क्या लिख सकते हैं? 25। ये देखो तो सारे प्राइम आ गए। मैंने यहीं तक क्यों नहीं सीमित रहने दिया? क्योंकि ये सारे प्राइम नहीं थे, ये प्राइम नंबर नहीं था मेरा। बट ये देखो तो ये सारे के सारे प्राइम हैं। तो अच्छा, तो मैं इसको रूट 900 को ऐसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू अच्छा 2 और 5 है ना, तो सारे 2 को एक साथ लिख दो और सारे 5 को एक साथ लिख दो। बोलो कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? देखो तो किसका किसका पेयर मिल गया? 2 को 3 का पेयर मिल गया, 2 को 2 का पेयर मिल गया और 2 को, तो इन सब के बदले एक एक निकाल दो बाहर, इन सब के बदले एक एक। कितना हो जाएगा? 3 2 या 6 और 6 5 जा। बोलो समझ में आया? तो जिसका भी हम लोग ऐसे सॉल्व करकर एक रैशनल नंबर में लिख देंगे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? परफेक्ट स्क्वायर। उसको क्या बोल देंगे? परफेक्ट। समझ में आ गया ना परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं? अच्छा, जरा इनपरफेक्ट स्क्वायर का देखना, या नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इनपरफेक्ट। इम्परफेक्ट स्क्वायर बोलो या फिर नॉट परफेक्ट स्क्वायर बोलो। तो जैसे रूट टू मैंने बोला कि ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको देखो तो ज्यादा से ज्यादा मैं क्या लिखूंगा? 1 इंटू 2। क्या हमें कोई कॉमन चीज पेयर में मिल रहा है? 2 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो इसको तो आगे हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं ना लिख सकते हैं? जब इसको आगे हम लोग पी वाई क्यू, जैसे ये रूट 4 था, तो इसको इसका हम लोग 2 लिख देते थे और 2 3 नीचे था तो 1 था, इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे। ये वाला क्या पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखाएगा? ये तो रूट के अंदर ही रह जाएगा। और ये कभी नहीं करेंगे ना कि रूट 2 है तो नीचे 1 है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। इसमें नहीं लेके चलेंगे कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे, ठीक ना? ऐसा गलती नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये तो मेरा इम्परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अच्छा, रूट 3 का क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 3 ही ना लिख पाएंगे कि और इसको आगे पी बाई क्यू के फॉर्म लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। रूट 4 का तो ऐसे हो जाएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। रूट 5 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 5 कोई कॉमन मिला अंदर? कोई कॉमन नहीं मिला, तो इसको भी हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। आगे रूट 6 को लिख पाएंगे, तो जरा तोड़ते हैं इसको। 2 इंटू 3 कुछ कॉमन मिल रहा है? 2 का भी कोई कॉमन नहीं, 3 का भी, दोनों एक एक सिंगल में है, तो इसको भी हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में। रूट 7 इसको क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 7। इसका क्या हो जाएगा? पी बाई क्यू। ये भी नहीं मिल पाएगा। अच्छा, इसमें जरा बताना तो रूट 8 में पक्का कंफ्यूज होगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 टू टू जा 4 टू जा 8। देखो तो कितना कॉमन मिल गया? 3 कॉमन मिल गया। बट ये कौन सा रूट है? स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में से 2 कॉमन निकालेंगे। एक पेयर इसका बन गया, इस 2 का पेयर बना कहीं? इधर कुछ था एक्स्ट्रा में? कुछ नहीं, यानी एक 2 यहाँ पर सिंगल रह गया। ये दोनों मिलकर मिंगल हो गया, ये क्या हो गया? सिंगल रह गया। तो ये सिंगल रह गया, तो इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस ये दोनों का एक 2 बाहर निकल जाएगा, n2 देंगे। ये अंदर बच गया ना रूट में, ये तो रूट 2 को जहां मिल गए वो रूट से लड़ के बाहर आ गए। जो सिंगल बच गया, सिंगल रूट से नहीं पाया तो वो अंदर ही रह गया। देखो ये रूट हटा, ये रूट हटा, नहीं हटा, तो ये भी, इसको भी हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। रूट पूरा हटना चाहिए। अब बच्चों उसमें बताओ तो, ये रूट 2 मेरा अभी तक चेक किया था, ये क्या था? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो? इस पूरे नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। रूट 9 को लिख सकते हैं, बट रूट 10 देखना, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू, तो इसको कोई कॉमन मिला अंदर? नहीं मिला, तो इसको भी हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में। ऐसे जितना भी बढ़ते जाओ, जैसे रूट 11 को क्या लिख सकते हैं ज्यादा ज्यादा? 1 इंटू 11।
क्या पी बाई क्यू में लिखा जाएगा? नहीं लिखा है। तो याद रखना, इम्परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर, क्लियर हो गया ना? ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में इजिली लिख सकते हैं, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में इजिली लिख सकते हैं, ये सारे इन सबको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में इजिली लिख सकते थे। बट रूट टू को, जो कि एक इम्परफेक्ट स्क्वायर था, क्या इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे? नहीं। रूट थ्री को अभी चेक किया, लिख सकते थे? नहीं। रूट फोर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे? लिख सकते थे। रूट फोर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे। तो जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको क्या बोल देंगे? इम्परफेक्ट स्क्वायर या नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, या नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बोलने वाले हैं, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं, वो सारे इरेशनल। यानी ये दोनों हमारे कौन से नंबर हैं? इरेशनल नंबर। ये दोनों हमारे कौन से नंबर हैं? और जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे वो कौन से नंबर थे? रैशनल। जरा ध्यान देना, ये सारे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन, रूट एट, रूट टेन और रूट 11, इन सबको क्या पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे? नहीं लिख सकते थे। जब पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे तो ये सारे मेरे कैसे हैं? ये सारे मेरे कैसे नंबर है? इरेशनल नंबर है। ये सारे हमारे कैसे नंबर है? इरेशनल नंबर है। फिर से रैशनल नंबर समझ में आया ना? देखो तो ये सारे जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जो सारे परफेक्ट स्क्वायर है, ये सारे रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है ये सारे? क्योंकि इनको हम लोग लिख सकते हैं। ये जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर है ये सारे कौन से नंबर है? क्यों? किस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? पी वाई क्यू के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर और इम्परफेक्ट स्क्वायर क्लियर हो गया। अब देखो, अब इसी के बाद आता है क्यूब रूट, जिसमें आगे आ जाएगा परफेक्ट, परफेक्ट क्यूब रूट और इम्परफेक्ट क्यूब रूट। स्क्वायर में मैंने दो का बताया था ना, क्यूब में याद रखना तीन। क्यूब में तीन का पेयर बना के कॉमन निकालेंगे, तीन का पेयर बनाकर क्या निकाल लेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। जैसे और एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं तुमको 8 का। देखो क्यूब रूट की पहचान क्या होती है? आगे 3 लिखा हुआ रहेगा, अगर आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो, और आगे अगर 3 लिखा हुआ है तो इसको क्या बोल देंगे? अब देखो होता क्या है ना, कि जैसे यहाँ पर 2 नहीं लिखा हुआ है, अगर 2 लिखा हुआ रह जाए तो उसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। यहाँ पर अगर 2 लिखा हुआ रह जाए तो क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। बट 2 नहीं भी लिखा हुआ रहे ना तो फिर भी हम लोग इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। अब ये जो यहाँ पर पता है ये क्या डिफाइन करता है? ये अगर लिखा हुआ है ना तो इसका मतलब कि इसके अंदर जो भी नंबर है, इसके अंदर जो भी नंबर है ना, उसका दो का पेयर बना के बाहर निकाल दो, उसका दो का पेयर बना के क्या करो? जैसे आगे 3 लिखा हुआ है ना तो इसका मतलब है कि अंदर जो भी नंबर है ना उसका कोशिश करना कि 3 पेयर बनाओ। तो क्या 8 को ऐसे लिख सकते हो 3 2 के पेयर्स में? अच्छा, और ये बोलता ही है कि 3 का पेयर बनाओ और एक बनाकर निकाल दो, एक बनाकर, यानी 3 वो 2 है तो उसके बदले एक 2 लिखकर यही आंसर दे दो। यानी क्यूब रूट 8, क्यूब रूट किसका क्यूब रूट था? 8 का। और एक एग्जांपल मैं लिखूंगा यहाँ पे 27, क्या किसका? और आगे 3 लगा दो, आगे क्या लगा दो? और ये पूछेगा कि क्या ये परफेक्ट क्यूब रूट है? तो इसको जब मैंने तोड़ा, जब इसको मैंने तोड़ा ना तो देखो ऐसे टूटा, और आगे 3 लिखना है। स्क्वायर रूट वाले में आगे कुछ लिखो या ना लिखो चलेगा, बाकी क्यूब रूट में लिखना है। क्यूब रूट में यहीं से पता चलता है कि अंदर कितने पेयर से कॉमन निकालना है। तो जैसे इसको लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो देखो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो देखो तो फिर 3 का पेयर बन गया, इस 3 का पेयर बन गया तो एक निकाल, एक 3 लिखकर आंसर कर देंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, 64 लिखा और आगे फिर 3 लिख दिया, तो ये कैसा क्यूब रूट है? क्यूब कैसा है? ये रूट है, क्यूब रूट है, स्क्वायर तो नहीं है क्योंकि आगे 3 लिखा हुआ है। तो इसको जब मैंने तोड़ने की कोशिश किया
तो ये ऐसे टूट गया, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। फिर देखो तो फिर 3 पेयर मिल गया, इसके बदले एक लिखकर, मतलब एक 4 लिखकर आंसर दे देंगे। एक लास्ट एग्जांपल देना चाहूंगा इसका, ठीक ना, समझना। जैसे 125 पूछता हूँ कि ये किसका क्यूब रूट है, तो 125 को देखो ऐसे लिख सकते हैं, 5 देखो तो 5 का 3 पेयर मिल गया, देखो 5 5 25, 25 5 जा 125। तो इसको देखो तो फिर 5, इसका मतलब क्या था, आगे अगर 3 लिखा हुआ तो इसका मतलब कि 3 कॉमन बनाकर निकालना है, तो ये कितना का हो जाएगा, 5 का। समझ में आया। तो देखो 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, बट 8 किसका क्यूब रूट है, 2 का। 27, ये तो स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला इरेज कर दे रहे हैं, स्क्वायर वाला इरेज कर दे रहे हैं। ये एक सारे क्यूब रूट हो गए, ये सारे क्या हो गए, क्यूब रूट। और इधर वो उसके नंबर हो गए, इधर उसके। तो रूट एट किसका, सॉरी, क्यूब रूट एट किसका है, 2 का। क्यूब रूट 27 किसका है, क्यूब रूट 64 किसका है, क्यूब रूट 125 किसका है, 5 का। समझ में आया। यानी आगे यहाँ पर जितना नंबर रहेगा उतना का पेयर बनाकर एक बाहर लिखकर आंसर दे देंगे। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कितने का पेयर बनाएंगे, यहाँ पर 2 का। जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जैसे 100 ले लो, तो 100 को ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10, देखो तो 2 का पेयर मिल गया, तो इसको भी तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो ये कौन सा रूट था, स्क्वायर रूट। कौन सा रूट था, समझ में आया ना। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट पांच आमने आ गया ना, ठीक है। आगे देखना, जैसे इधर था क्या, इधर जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे वो परफेक्ट क्यूब रूट था। इम्परफेक्ट में क्या होगा कि 3 का पेयर नहीं मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो, 18 का ले लेते हैं, और क्या है इसको चेक करते हैं कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है। तो जरा देखो ना, तो इसको क्या लिख सकते हो 18 को, 3 इंटू 3 का कितना पेयर मिला फिर, या 2 का सिर्फ कितना पेयर मिला, एक। चाहे तो इसका 3 पेयर मिल जाता, नहीं तो इस 2 का 3 पेयर मिल जाता, नहीं तो इस 3 का कितना पेयर, 3 पेयर इस 3 का मिल जाता, नहीं तो इस 2 का 3 पेयर मिल जाता, और काम बन जाता। मतलब वैसा कुछ हुआ, वैसा कुछ हुआ यहाँ पर, नहीं हुआ। तो इसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे इन सबको देखो तो नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे क्या है, 1 है, तो इसको हम लोग क्या पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख देंगे वो हो जाएंगे सारे मेरे, वो सारे कौन से नंबर हो जाएंगे, रैशनल नंबर। क्या इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे, इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो जब नहीं लिख पाएंगे तो जितने भी इम्परफेक्ट क्यूब रूट होते हैं वो सारे मेरे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। और मैं एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूँ, जैसे 32 का, 32 को कैसे लिखेंगे, तो देखो 4 इंटू 4 4 जा 16, और 16 इंटू 2 32। देखो तो 4 का 2 पेयर मिल गया, बट एक और पेयर मिल जाता तब ना काम बनता। 3 पेयर मेरे को चाहिए क्योंकि आगे क्यूब रूट है, तो यानी इसका भी हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये भी क्या हो गया, इरेशनल, ये भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तो जरा यहाँ पे बात समझना, मेरा इतना मेरे को समझाने का हुआ क्या। देखो मैं किसका एग्जांपल दे रहा था, इरेशनल नंबर का एग्जांपल दे रहा था। तो टाइप 1 में तो ये समझ में आ गया कि जहां पर भी इस तरीके के नंबर मेरे को दिखेंगे, जहां पर भी इस तरीके के नंबर मेरे को दिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप में, उनको हम लोग क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर। टाइप 2 का मैं एग्जांपल दे रहा था, तो टाइप 2 में ध्यान रखना बाबू, जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जितने भी
जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ये सारे इम्परफेक्ट थे ना, तो ये सारे इरेशनल नंबर होंगे, ये सारे क्या होंगे। और दूसरा, जितने भी इम्परफेक्ट जितने भी इम्परफेक्ट क्यू होंगे वो भी सारे क्या होंगे, वो भी सारे क्या होंगे, इरेशनल होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। क्यों ये सारे इरेशनल नंबर क्यों होंगे, क्योंकि इनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बट ये इन सबको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते थे, लिख सकते थे। इसको हटा दे रहा हूं, ठीक ना। बोलो, समझ में आया ना। जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर होते हैं और इम्परफेक्ट क्यूब होते हैं, जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर होते हैं और जितने भी इम्परफेक्ट क्यूब होते हैं, वो सारे मेरे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। वो सारे मेरे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। वो सारे मेरे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। तो जब कभी भी ध्यान रखना कि हमको इस फॉर्म में दिख जाए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में, वो भी मेरे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। या फिर इम्परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए या इम्परफेक्ट क्यूब मिल जाए, वो भी मेरे क्या होंगे, इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल नंबर होंगे, क्योंकि उनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लेना, एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लेना। पाई जानते हो, पाई जानते हो, मैथमेटिशियन ने बोल दिया ना, मैथमेटिशियन ने बोल दिया कि पाई जो होता है ये इरेशनल नंबर होता है। पाई जो होता है वो क्या होता है, बट जो पाई का ये वाला वैल्यू होता है 22/7, ये पाई का वैल्यू है ना, ये पाई का क्या है, वैल्यू है। बट जो ये पाई का ये जो वैल्यू है ना, ये रैशनल नंबर होता है। ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्यों, जरा अगर इसको ढंग से देखा जाए, तो क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अच्छा इसका बताओ तो क्यू 0 के बराबर है कि नहीं है, नहीं है। रैशनल नंबर का क्या डेफिनेशन है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है पाई का ये वैल्यू, और ये 0 के बराबर है, नहीं है। तो क्या इसको क्या इसको रैशनल नंबर बोल देंगे, ये तो रैशनल नंबर हो गया। बट ये क्या हो गया, पाई का जो वैल्यू है वो रैशनल नंबर हो जाता है, बट जो पाई होता है वो इरेशनल होता है। इसको ऐसा मैथमेटिशियन ही बोल दिया, ठीक है। याद रखना, पाई का जो ये वैल्यू है ना 22/7, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो कौन सा वैल्यू है, तो ये नियरेस्ट वैल्यू है, नियरेस्ट। करीब करीब इतना हो सकता है, करीब करीब इतना हो सकता है, बट एग्जैक्टली यही नहीं है, एग्जैक्टली यही। देखो हम लोग तो मैथ्स में ऐसे लिख देते हैं 22/7, बट ऐसे लिखाता है, इक्वल टू के जगह पे ऐसे देते हैं, इसका मतलब होता है ना नियरली या नियरली। इसका मतलब क्या होता है, नियरली, यानी करीब करीब इतना है बट एग्जैक्ट इतना नहीं है, करीब करीब इतना है बट एग्जैक्ट इतना। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इरेशनल नंबर क्या होता है और एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर, यहाँ तक सारा क्लियर हो गया होगा। देखो अब एग्जाम्पल पढ़ लिया ना, अब बस थ्योरी का ये लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। बहुत आसान टॉपिक है, देखना, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, जिसमें इरेशनल नंबर का सबसे पहला प्रॉपर्टी पता है क्या आता है, इरेशनल नंबर का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या आता है, इरेशनल नंबर satisfy the
कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लास 7-8 में हम लोगों ने ये बहुत पढ़ा था। पहला ही चैप्टर जो नंबर सिस्टम होता था या रेशनल नंबर पहला ही चैप्टर होता था, उसमें हम लोगों ने ये इसका नाम सुना सुना लग रहा होगा। किसका? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। याद है ना? इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलो एक्सप्लेन कर ही देते हैं, ठीक ना? भूल गए होगे, पिछला जन्म में पढ़े थे, क्लास 8 में पढ़े थे, फिर उसके भी पिछला जन्म में पढ़े थे। चलो इस जन्म में पढ़ लेते हैं, इस जन्म में पढ़ लेते हैं। देखो ध्यान देना। तो पहला है कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। तो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन बोलो या फॉर, कितनी है? तो देखो इसका क्या मतलब होता है ना, अगर ऐसे नंबर दिखे, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे 2 + 5 लिखूं, ठीक? तो 2 + 5 जोड़ने के बाद अगर रिजल्ट 7 दे रहा है, तो अगर इस नंबर को मैं 2 को 5 के जगह पे और 5 को 2 के जगह पे लिख दूं ना, तब भी मेरे को रिजल्ट सेम मिले। अगर इस फॉर्मूले को, अगर ये दोनों नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, या इस फॉर्मूले को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, या इसको सॉल्व करने के बाद क्या LHS बराबर RHS आया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS आया, राइट हैंड साइड। तो यही होता है कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, यही होता है कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। अगर इस स्ट्रक्चर में कोई भी नंबर दिखे और LHS बराबर RHS हो जाए, इस स्ट्रक्चर में इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते, इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते कोई भी नंबर दिखे, इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हुए कोई भी नंबर दिखे एडिशन के लिए, इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हुए कोई भी नंबर दिखे किसके लिए? एडिशन के लिए, तो उसको हम लोग कॉम्यूटेटिव लॉ बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? फिर उसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। अगर कोई नंबर इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन बोल देंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगा, 3 + 4, ये दोनों ब्रैकेट में होंगे, प्लस जो थर्ड नंबर या डिजिट होगा वो बाहर होगा। जैसे यहाँ पे ले लूं मैं 2, इसको अब देखो तो ए के जगह पे कितना माना है? 3, तो ए के जगह पे लेंगे 3, फिर ब्रैकेट है, बी के जगह पे कितना माना था इधर? 4, और सी के जगह पे कितना था? 2। अब इसको सॉल्व करो जरा, 3 4 7 + 2, इधर क्या हो जाएगा? पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होता है, बोर्ड मास का फॉर्मूला रूल पता है ना? बोर्ड मास, बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद कोई दूसरा काम। तो इन दोनों में ब्रैकेट कौन है? यहाँ पर है 4 और 2 के पास, तो 4 और 2 6। तो बताओ तो 7 और 2 मिलकर क्या हो गया? 9, और 6 और 3 मिलकर क्या हो गया? 9। तो अगर कोई नंबर इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, इस स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई कर रहा है, और इसके बाद जो LHS है और RHS है क्या हो जा रहा है? बराबर हो जा रहा है, तो उसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोल देंगे। उसको कौन सा लॉ बोल देंगे? एसोसिएटिव लॉ। तो दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अगर इस स्ट्रक्चर को कोई फॉर्मूला वेरीफाई कर दे रहा है, सॉरी कोई नंबर सेटिस्फाई कर दे रहा है, जैसे एग्जांपल इसमें भी दूंगा, ए के जगह पे ले लेते हैं 2, बी के जगह पे वही 3, और सी के जगह पे ले लेते हैं 4। ए के जगह पे कितना लिया था? 2। ये देखो ए बी में लिखा हुआ है ना, अगर कहीं पर ऐसे साथ में लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब होता है ए इंटू बी, ए इंटू, या फिर कहीं पर ऐसा दिखे ए डॉट बी, इसका भी मतलब अभी तुम लोग समझो क्या होता है, ए इंटू। क्लास 10 में जाओगे ना तो इसका मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्लास 11 में, सॉरी 10 बोल दिया मैंने, क्लास 11 में जाओगे ना तो इसका मतलब क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। ये अभी नहीं पढ़ना है, ठीक ना? ये होता है, अगर ए डॉट बी मिल गया तो इसका मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है? तो ये बाद का टॉपिक है, तो बाद में देखेंगे। ये बाद का टॉपिक है, तो बाद में 11th क्लास में देखेंगे। यहाँ पे ध्यान दो, ए के जगह पे 2 लिखा था, लिख दिया। ये क्या है? ए इंटू बी। ए इंटू बी मतलब क्या है? हो जाएगा, ए इंटू बी मतलब क्या हो जाएगा?
ए और बी साथ में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, ए इंटू बी है, तो यहाँ पर इंटू यानी मल्टीप्लीकेशन, बी के जगह पे कितना लिया था 3 प्लस ए कितना था 2, सी कितना लिया था 4 इंटू 4। देखो तो अब सॉल्व करके देखते हैं दोनों साइड बराबर आता है। 2 इंटू 2 का 2 रहने दो, पहले बोर्ड मास के रूल के अनुसार से पहले ब्रैकेट वाला, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। अब सॉल्व कर लो, 3 टू जा 2 4 जा 8। देखो तो 7 ये ब्रैकेट में है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या छुपा हुआ है मल्टीप्लिकेशन। 7 टू जा 14, 7 टू जा 14 और 8 और 6 भी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर भी LHS बराबर RHS आ गया। तो अगर कोई नंबर इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर कोई ग्रुप ऑफ नंबर या डिजिट इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको क्या बोल देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो और इसी प्रकार होता है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव हो गया, कम्युनिटिव हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया और डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। सेम होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, बट जहां पर मल्टीप्लिकेशन होता है वहां पर एडिशन, सॉरी जहां पर एडिशन होता है वहां पर मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। ठीक, देखो यहाँ पर जैसे ये उसी प्रकार है। देखो यहाँ पर भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं, अपना मेरा फेवरेट नंबर है मान के चलो, आसान भी है, जल्दी जल्दी सिखा देंगे इसे। 2 है, बी के जगह पे अपने मन से क्या ले लो 3 ले लो। इधर बी के जगह पे कितना माना था इधर साइड लेफ्ट साइड 3 और ए के जगह पे, देखो तो सॉल्व करने के बाद बराबर आ रहा है दोनों साइड, 2 3 जा 6 और 3 2 जा, क्या दोनों बराबर आ गया। यानी जो नंबर या जो डिजिट इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आगे एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये भी देख लो उसी प्रकार है। कोई नंबर अपने मन से मान लो ए बी सी कुछ भी, जैसे ए मान लेते हैं 2, बी मान लेते हैं 3 और सी मान लेते हैं 4 ही मान लेते हैं, आसान में। ए कितना माना है 2 इंटू ब्रैकेट में बी कितना मानेंगे 3 और सी कितना माना था 4, सी कितना माना है 4, ए कितना है 2, बी कितना है 3 और सी कितना है। देखो सॉल्व कर लेते हैं, अगर इस फॉर्मूले को ये सारे पेयर ऑफ नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो मेरा सही है। 2 इंटू पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना। अच्छा पहले ब्रैकेट वाला तो 3 इंटू 6 देख लेते हैं, तो 12 टू मल्टीप्लाई है ना, तो 12 टू जा 24, 6 4 जा, तो क्या यहाँ पर LHS बराबर RHS यहाँ पर भी आ गया। यानी जो नंबर इस स्ट्रक्चर को या इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर गया या डिजिट इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर गया उसको एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन दे। एक लास्ट चीज देख लेना, ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ, ये एकदम सिमिलर तुम्हारा एकदम डिट्टो सिमिलर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन की तरह एकदम डिट्टो। ए इंटू बी, सॉरी ए ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, यहाँ पे भी देखना था वही है, यहाँ पर भी देखो ए ब्रैकेट बी प्लस सी और ए बी प्लस ए सी एकदम डिट्टो वही है ना। चलो ध्यान देना है। तो हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। तो पहला इरेशनल नंबर का ये प्रॉपर्टी होता है ना, ये सेटिस्फाई करेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी बोलो या लॉ बोलो बात बराबर है, ठीक ना। तो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसके किसका, एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का ये सेटिस्फाई करेगा। ये क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। मैंने सब समझा दिया कि कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी देखो क्या होता है, थोड़ा सा देर का और सेशन है, देखो दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है। सम ऑफ टू इरेशनल, सम ऑफ टू इरेशनल need not be an
इरेशनल। ये पहला है, टू का ये फर्स्ट है, ये टू का क्या है, फर्स्ट। टू में बहुत सारे प्रॉपर्टी आएंगे इरेशनल। तो देखो पहला क्या बोल दिया, ध्यान देना इधर। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, समझना, इस पूरे का मैं मतलब समझा रहा हूँ। जैसे 2 + √3 एक इरेशनल है और एक रैशनल है ना, तो ये वाला हमेशा अगर सिर्फ ऐसे दिखे ना, तो ये बोल देना कि ये इरेशनल है। ये क्या है, ये पूरा ग्रुप क्या है, इरेशनल है, ठीक है। और एक इरेशनल ये ले लो, एक ये इरेशनल, बोला ये ना कि सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल, कि दो नंबर को, जैसे यहाँ पे देखो, और जैसे समझो मेरे बात को अच्छा से। इसको मैंने क्या बोला, ये पूरे पेयर को मैंने इरेशनल बोल दिया, इस पूरे पेयर को क्या बोल दिया। अच्छा, तो जैसे ये इरेशनल होगा तो ये बीच में निगेटिव ऑपरेटर में, चाहे एडिशन का हो चाहे उससे मतलब नहीं है। अगर ऐसा पेयर कहीं पर भी दिखे कि एक इरेशनल दिखे और एक रैशनल दिखे ना, तो ये अक्सर इरेशनल ही होगा, ये हमेशा क्या होगा, अक्सर नहीं, हमें हमेशा। ये तो ये भी क्या हो गया, इरेशनल, ठीक है। तो बोल रहा है ना कि इन दोनों को जोड़ोगे ना, जब इन दोनों को तुम जोड़ोगे ना, तो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो, वो रेशनल भी हो सकता है। क्या बोला कि जब ये इरेशनल नंबर है मेरा, ये मेरा इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। तो बोल रहा है ना कि जब दो इरेशनल नंबर को जोड़ो ना, तो जरूरी नहीं है कि जो रिजल्ट है ना वो भी इरेशनल हो, वो रैशनल नंबर भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है, जरा जोड़ के देखते हैं। 2 + √3 और आगे प्लस का प्लस लिखेंगे और इन दोनों को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। सॉल्व करो। जो इरेशनल है उनको एक साथ लिखो, जो रैशनल है एक साथ लिखो। तो 2 रैशनल है और +4 रैशनल है, एक साथ लिख दो। और प्लस में √3 और इधर है कि माइनस में √3, साथ में लिख दिया। अब देखो तो कटने वाले को काट दो। ये कटेगा 2 और 4, नहीं कटेगा, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। +√3 -√3 आपस में कट के क्या हो जाएगा, 0। तो 6 + 0 क्या हो गया। अब बताओ ये मेरा कौन सा नंबर था, ये जो पूरा ग्रुप था ये कौन सा नंबर था, इरेशनल। ये जो पूरा ग्रुप था ये कौन सा नंबर था। देखो तो दो इरेशनल नंबर को जोड़े तो रिजल्ट क्या मिल गया, रैशनल नंबर मिल गया। तो पहला प्रॉपर्टी समझ में आया ना, कि जरूरी नहीं है कि दो को इरेशनल को जोड़ोगे तो इरेशनल ही मिलेगा, हमको क्या मिल सकता है, और रैशनल भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, रैशनल भी मिल सकता है। बोलो कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन। अच्छा, अब टू का सेकंड प्रॉपर्टी, टू का सेकंड, ध्यान से देखना। सेकंड प्रॉपर्टी में ये बोल रहा है ना, देखो सेकंड में मैंने क्या लिख दिया, डिफरेंस। इसमें था सम, उसमें क्या था, टू का फर्स्ट में था सम, टू का सेकंड में क्या है, डिफरेंस ऑफ, टू का सेकंड में क्या है, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। यानी यानी जैसे देखो, ये बताओ ये नंबर मेरा क्या है, रैशनल टू इरेशनल, इरेशनल। ये नंबर मेरा क्या है, अच्छा एक नंबर और लेता हूं मैं, यहाँ पे √3 के जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने √3 ले लिया, आसान मेरे को लग रहा था। ये कैसा नंबर है बताना तो, इरेशनल है। ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। इन दोनों को बोला ना कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस में इस एंड के जगह पे माइनस करेंगे, इस एंड के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस, और इसको पूरा लिख देंगे। अब ध्यान रखना, अगर किसी को ब्रैकेट से बाहर निकालना होता है, ये क्लास 6 7 में ही पढ़ना रहता है। मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा इसको, देखो
अगर आगे ब्रैकेट से हमको बाहर निकालना है, ब्रैकेट से इस पूरे नंबर को क्या निकालना है, बाहर निकालना है। अगर आगे प्लस है, अभी जैसे मैंने पीछे किया, अगर आगे प्लस है तो इस पूरे को एज इट इज लिख दो। बट अगर आगे माइनस है, अगर आगे माइनस लिखो, बट ये जो अंदर का नंबर है ना, इसका पूरा सिंबल पलट के लिख दो। तो ब्रैकेट के अंदर इन सब इसको भूल जाओ, इस पूरे नंबर को भूल जाओ, इस पूरे नंबर को भूल जाओ, इस पूरे नंबर को भूल जाओ। इस 3 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है यानी प्लस है, कुछ नहीं है इसके आगे तो क्या है, प्लस है, कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। इसका सिंबल चेंज हो जाएगा माइनस, तो बट आगे माइनस पहले ही से लगा रखे इसलिए चुपचाप 3 लिख देंगे। और क्या अभी क्या बताया कि अंदर का पूरा सिंबल पलट जाता है, या फिर ये भी दिमाग रखो ना कि अगर आगे माइनस है ना तो अंदर कुछ भी रहेगा ना उसको पूरा पलट के लिख देंगे, अंदर कुछ भी रहेगा उसका सिंबल पूरा। जैसे एक एग्जांपल अभी और मैं दूंगा, जैसे यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। सॉल्व करो फिर से, जितने रैशनल है उसको एक साथ लिख दो, 5 के साथ -3 रैशनल है, सिंबल के साथ लिखोगे और प्लस √3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, प्लस। गलती मैंने कर दिया, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, प्लस, तब आगे जाके ये आंसर मेरा सही आएगा। तो देखो यहाँ पर -√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 5 -√3 है, ये देखो प्लस √3 और माइनस, तो देखो तो 5 में से 3 गया तो कितना बच गया, 2, और प्लस √3 में से -√3 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो फाइनल आंसर मेरा कितना आ गया, कितना आ गया, 2। 2 क्या इरेशनल है कि इरेशनल है, 2 रैशनल नंबर है, देखा। तो एक इरेशनल और एक इरेशनल यानी दो इरेशनल नंबर को डिफरेंस करने के बाद मेरा इरेशनल आया कि रैशनल आया, रैशनल आया, क्या आया, रैशनल आया। ठीक है, अब एक चीज और मैं यहीं पे समझाना चाहूंगा, देखो एक एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे 5 -√10 में लिख दूं, 5 माइनस, ये दूसरा क्वेश्चन है, और सब्ट्रैक्ट कर दूं 20 से नहीं, 2 से, 2 माइनस, यहाँ माइनस ले ज्यादा बेटर होगा, आगे माइनस ले लो, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे चलो यहाँ पे प्लस ही ले लेता हूँ अंदर, फिर यहाँ पे √10। ठीक है, देखो ये एग्जांपल देखना, ये एग्जांपल के बाद बहुत क्लियर हो जाएगा बहुत कुछ। ये वाला तो ज्यो का त्यों लिख दो, ये वाला तो देखो आगे माइनस है ना, अगर आगे माइनस है ना तो इन सबका सिंबल पलट के लिख दो, इन सबका सिंबल क्या करो, पलट के लिख दो। ये कैसे पलटता है समझाएंगे हम, देखना। यहाँ पर तो इस माइनस का मैंने माइनस लिख दिया, बट ये होता नहीं है ऐसे, देखना ये दोनों सिंबल के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये इसके सिंबल के साथ भी और ये वाले सिंबल के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखो यहाँ पर क्या था, कुछ नहीं था आगे, तो क्या था, प्लस। तो बताओ प्लस माइनस प्लस में क्या हो गया, माइनस, इंटू होता है ना, ये वाला जानते हो ना, माइनस इंटू प्लस रिजल्ट आएगा माइनस, प्लस इंटू माइनस रिजल्ट आएगा माइनस, माइनस इंटू माइनस रिजल्ट आएगा प्लस, प्लस इंटू प्लस रिजल्ट आएगा प्लस। तो देखो माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस इंटू प्लस क्या आ गया, यहाँ पे ध्यान देना, माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस सिंबल क्या हो जाता है, प्लस, तो क्या लिख दिया, प्लस। माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस सिंबल क्या हो जाता है, तो वो नंबर लिख के फिर ये माइनस इंटू प्लस माइनस, और √10 का √10, जो काटने वाला है उसको काट दो, देखो तो 5 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा, 7, और माइनस √10 और माइनस √10 क्या हो जाएगा, कटेगा थोड़ी, ये कटेगा थोड़ी, तो माइनस √10 और माइनस √10 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, -2√10, यहाँ पे 2 रूट हो गया ना। ये देखो ये इधर से ताल्लुकात मत रखना, मैंने सिर्फ यहाँ पर समझाने के लिए किया है कि ये कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। ये माइनस यानी अगर बाहर अगर निगेटिव रहे तो कैसे बाहर निकाला जाता है, मैंने ये सिखाया है, कैसे अगर बाहर माइनस रहे
तो कैसे बाहर निकाला जाता है ये मैंने वो सिखाया है, ठीक ना। समझ में आ गया ना कि बाहर अगर माइनस रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे, बाहर अगर माइनस रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे, समझ में आ गया ना कैसे निकाला जाता है। तो आज के सेशन में बस यहीं तक रहने दो, कल इससे आगे और प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे। बोलो क्लियर है, यहाँ तक का सब कुछ क्लियर हो रहा है ना, पक्का।